हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। आप सभी का बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। जिस दिन आप हमारे ऑफिशियल स्टूडेंट होंगे उस दिन हम आपको कमांडोज कहेंगे, और कमांडोज का मतलब ही होता है जो वेल डिसिप्लिन्ड हो और 2 साल तक संघर्ष करने के लिए, 11th क्लास का बच्चा 2 साल तक संघर्ष करने के लिए तैयार हो और 12th क्लास का बच्चा 1 साल तक संघर्ष करने के लिए तैयार हो। क्योंकि बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन अपने आप में एक अद्भुत अकल्पनीय इंस्टीट्यूट है, क्योंकि यहां पे सच्चाई और ईमानदारी के साथ आपको इतना पढ़ाया जाता है कि आप आसानी से सिलेक्ट हो जाएं। और हमारे बच्चों पर दुनिया का असर भी बहुत कम पड़ता है, क्योंकि वो पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं। मतलब अच्छी पढ़ाई के साथ साथ आपके जीवन में एक अच्छा इंसान बनने का मौका भी हम देते हैं। और जितने भी इंस्टीट्यूट हैं ऑल ओवर इंडिया, उसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट भी हम देते हैं। लेकिन हम पर आपको विश्वास करना पड़ेगा और हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो जब हम साथ चलेंगे, एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, तो सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी। हमेशा यही तो चाहिए सफलता के लिए कि हम सही ढंग से प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री ओरिएंटेशन में मेरे साथ चिन्मय सर भी रहेंगे। अब हम दोनों लोग मिलकर आप लोगों से बातचीत करेंगे। तो चिन्मय सर को वेलकम। थैंक यू सर। हेलो कमांडोज, हेलो स्टूडेंट्स। अभी जैसा सर ने बोला कि अभी आप ऑफिशियल यहाँ पर जब आ जाएंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे, तब आप ऑफिशियल कमांडोज रहेंगे। और यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग अब कैसे बढ़ने वाले हैं आगे और कैसे हम प्रोसीड करेंगे इन 2 सालों में, जो कि तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसमें हम लोगों को कैसे बढ़ना है वो अब मैं और संजय सर यहाँ पर आपको बताएंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो सर, तो देखिए, एकदम बेसिक, एकदम जीरो से शुरू करेंगे। जीरो से शुरू करने के बाद भी बच्चा ये कहता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, और वो बहुत जल्दी हथियार रख देता है, क्विट करने की कोशिश करता है। तो देखिए, लाइफ में शॉर्टकट ढूंढना छोड़ दीजिए। हमको पता है आपको सब्जेक्ट नहीं आता है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप हमारे साथ सब्जेक्ट को सीखने के लिए तैयार होइए। देखिए, 11th और 12th क्लास मिला करके कुल 30 यूनिट इंक्लूडेड है केमिस्ट्री में, और हर यूनिट में अगर मैं ऐसा मानता हूं कि लगभग 10 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 10 टॉपिक पे हमें काम करना है, तो कुल 300 टॉपिक पर हमें सेलेक्ट होने के लिए काम करना है। अगर हम बात करेंगे सब्जेक्ट की कॉम्प्लिसिटी की, तो कोई भी सब्जेक्ट जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, और कोई भी व्यक्ति उसमें निपुण नहीं हो सकता। मतलब उसको 100% चीजें आती हो, ये पॉसिबल नहीं है। ये तो हम आपको बता रहे हैं टीचर की जीवन के बारे में। अब आपको तो 2 साल में ही पूरा सब्जेक्ट निपटाना है और अच्छे से करके सिलेक्ट होना है। इसका मतलब यह है कि जब कोई टीचर उस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करता है या उस पे काम करता है, तो हमें उसके साथ साथ काम करना है। और जिन चीजों के बारे में हम कहेंगे कि ये चीजें, इस पे ज्यादा ध्यान देना है, इस पे ज्यादा ध्यान देना है, तो उस पे और काम करना है। क्योंकि इसका मतलब यह है कि हमारे कहने का मतलब यह है कि वहां से क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत सारी रहती है। तो हमको उन सभी टॉपिक्स को एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से एकदम परफेक्ट करना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है हमारा एग्जाम में मिस ना हो, ये ध्यान रखना है। अब लीजिए, चिन्मय सर थोड़ा 11th क्लास और 12th क्लास की यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग और आगे कुछ बात करते हैं। थैंक यू सर। तो 11th और 12th, जैसा कि केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो जिस तरीके से डिवाइडेड है, उसमें पहले कुछ जो चैप्टर्स हैं, खासकर 11th क्लास में अगर देखें तो उसमें कुछ बहुत बेसिक चैप्टर्स हैं जो हमको शुरुआत में यहाँ पर देखने पड़ेंगे। ध्यान रखना, एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स का जो फ्लो है, वो जिस तरीके से फ्लो होता है, जिस तरीके से उसका नेचर है एनसीईआरटी का, उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। कई बार क्या होता है कि जैसे ही हम 11th क्लास में एंटर
चैप्टर होते हैं, हम सबसे पहले जब एनसीईआरटी खोलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जिससे हम उस सब्जेक्ट से रिपेल होने लगते हैं। तो हमको कोशिश करनी है कि उसको कितने तरीके से सिंप्लीफाई बनाया जाए ताकि हम जो है जो सब्जेक्ट्स हैं उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो इस वजह से ध्यान रखना, जो भी चैप्टर का फ्लो तुम लोगों के सामने आएगा बायोमेंटर्स की तरफ से, खासकर केमिस्ट्री में, वो रहेगा तो एनसीईआरटी के अराउंड ही सारी चीजें, लेकिन जो फ्लो रहने वाला है वो हमको ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। तो इस वजह से सबसे पहले जो यहाँ पर चैप्टर हम लोग 11th क्लास में स्टार्ट करेंगे वो रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, बिल्कुल बेसिक, सबसे बेसिक चैप्टर रहेगा। उसमें बिल्कुल ये बताया जाएगा कि कहाँ से एटम कहाँ से आया, कैसे किसने डिस्कवर किया, और उसके बाद फिर कैसे जो नए मॉडल्स हैं वो किस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं, वो सारी चीजें रहेंगी। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर बात करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स की, जो पीरियोडिक टेबल्स थे उसमें कैसे, उसमें उसकी हिस्ट्री क्या है और उसमें क्या क्या बेसिक डेफिनेशंस है वो यहाँ पर रहेंगी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो केमिस्ट्री में रहेगा वो रहेगा केमिकल बॉन्डिंग, जो पूरी ओवरऑल केमिस्ट्री, चाहे वो 11th हो चाहे वो 12th हो, फुल केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा बॉन्डिंग। और उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे, जो हमारी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर रहेगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड देन रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो 5 चैप्टर मैंने अभी आप लोगों को नाम लिए, ये ऐसे चैप्टर हैं जिसके लिए जो सबसे, ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल चैप्टर है। जैसे ही हमारे ये 5 चैप्टर मजबूत होंगे तो हमारी आगे की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही प्रॉपरली हो जाएगी और प्रॉपरली वो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में इंसर्ट होंगी जिस तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये 5 चीज़ें एक प्रकार से फंडामेंटल तैयार करती हैं केमिस्ट्री का। तो बेहतर यहाँ पर सर बताएंगे कि किस तरीके से ये जो 5 चैप्टर है उनका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, बेसिक के जो आपके यूनिट्स हैं, जिन 5 यूनिट्स के बारे में चिन्मय सर ने कहा, तो हम लोग हर चीज का इंपॉर्टेंस देखते हैं अपने एग्जाम के हिसाब से। तो एग्जाम्स में भी बहुत क्वेश्चन इनसे कवर होते हैं। अगर मैं कहूं कि लगभग 15 से 15 क्वेश्चन के आसपास ये 5 चैप्टर हमारे कवर करते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए उसका बेसिक आना बहुत जरूरी है ना। जैसे पहला चैप्टर अगर मैं 11th क्लास का कहूं तो वह है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन बायोमेंटर्स आपको पहला चैप्टर जो पढ़ाता है वो है पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अब आपको लगेगा कि ऐसा क्यों करते हैं, क्या सर को बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता? तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 30 साल से जब हम इसी फील्ड में काम कर रहे हैं तो उस चैप्टर पे तो मास्टरी होगी ही होगी। लेकिन वो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें डिफरेंट यूनिट के कॉन्सेप्ट लगते हैं, और जब तक वो कॉन्सेप्ट, जैसे उसमें बॉन्डिंग का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, उसमें पीरियोडिसिटी का भी कुछ कॉन्सेप्ट लगता है, कहीं कहीं पर रेडॉक्स का भी उसमें कॉन्सेप्ट लगता है बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो हमें उसको केवल एज अ फॉर्मल पढ़ा नहीं देना है ना, हमें उसको ऐसा पढ़ाना है आपको कि जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। तो इसलिए कई जगह पर ऐसा होता है कि टॉपिक्स को आगे पीछे किया जाता है ताकि बच्चों के अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमारा काम पढ़ना नहीं है, हमारा काम सेलेक्ट होना है। इतना अच्छे से पढ़ना है कि सेलेक्ट हो जाए हम, ताकि जैसे मैंने कहा कि एक ऐसे इंस्टीट्यूट में आए हैं आप जो बहुत ही ज्यादा सिलेक्शन देता है, तो वो विश्वास जो आपका है, जिस विश्वास को आप हमारे पास लेके आ रहे हैं, उसको आप गर्व के साथ यहां से जाएं, प्राउड करके हमारे ऊपर जाए कि हाँ हमने काम किया है। तो उस तरीके से हम आपके लिए काम करते हैं। लीजिए चिन्मय सर, कुछ और आगे बात करिए बच्चों से। जी, तो जैसा सर ने बताया कि कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और ये सारे ही चैप्टर 11th क्लास में कवर होते हैं। इन चैप्टर की ऐसी इंपॉर्टेंस है कि जो बच्चे 12th में अभी डायरेक्ट आ रहे हैं उनके लिए भी मेक श्योर करना ये इंपॉर्टेंट है कि ये 5 चैप्टर तो 11th क्लास के बहुत अच्छे से कवर होने ही चाहिए, क्योंकि दीज आर द फंडामेंटल्स। और उसके बाद फिर जैसे ही ये 5 चैप्टर हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम चाहे कोई सी भी स्ट्रीम हो केमिस्ट्री की, चाहे वो ब्लॉक केमिस्ट्री हो, चाहे मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, तो हम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से बायोमेंटर्स यहाँ पर काम करेगा उसमें सबसे पहले तुम्हारे सामने इन 5 चैप्टर्स के बाद फिजिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन होगा। फिजिकल केमिस्ट्री भी एक अपने आप में एक ऐसा
पार्ट है केमिस्ट्री का जो जो ये मान लो कि उसमें न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा रहेगा, तो जो बेसिक किस तरीके से रिएक्शन काम कर रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब वो अकर होता है तो कैसे क्या बोलते हैं अफेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हमको फिजिकल केमिस्ट्री में यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और कोई भी चीज़ हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, नहीं हो पाएगी तो उसकी क्या कंडीशन है ना। जैसे तुम लोगों ने 10th क्लास 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा कि कॉपर जो है जिंक के द्वारा डिस्प्लेस नहीं होता है, जिंक जो है कॉपर के द्वारा डिस्प्लेस हो, ऐसी कुछ चीजें। तो वो सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, वो सारी जो बेसिक चीजें हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री में हमको देखने को मिलती हैं। काफी बड़ा चैप्टर है, बड़ा ये कह सकते हैं कि एक पार्ट है केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री, जो 11th और 12th में बटा हुआ है। 11th क्लास में अगर मैं स्पेसिफिकली फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो 3 मेजर चैप्टर्स आते हैं इसमें, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ मैटर अपने आप में जो है मेजरली तो वो गैसियस स्टेट को कवर करता है, जिसमें हम यहाँ पर जो भी नॉर्मल जो बेसिक चीज़ें हैं कि कोई भी स्टेट जो है मैटर की वो क्यों अकर करती है, मतलब जो मैटर की जो स्टेट है, जो तुमने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा उसमें तुम्हें पता होगा कि भाई 3 स्टेट होती हैं फिजिकल स्टेट, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर ये स्टेट जो है निर्भर करती है, वो स्टेट ऑफ मैटर में, और उससे रिलेटेड बातें होंगी स्टेट ऑफ मैटर में। फिर थर्मोडायनेमिक्स में तुमने एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक चीज़ें पढ़ी होंगी, जो अभी तक मतलब मैं वो टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ जिससे तुम रिलेट कर पाओ, ताकि क्योंकि अभी तुम 9th और 10th से चीज़ें देखते हुए आ रहे हो तो तुम्हें वो चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए कि हाँ ये टर्मिनोलॉजीज जो है हमको इस चैप्टर में जाकर के और ज़्यादा डेप्थ में जाएंगी, और ज़्यादा हमको उसमें क्या बोल सकते हैं, उसमें मैच्योरिटी मिलेगी उसमें जाकर के कि अच्छा ये है, इसमें ऐसा होता है। फिर जब हम इक्विलिब्रियम में आएंगे तो तुमने पीएच के बारे में पढ़ा होगा, है ना, इससे पहले 9th-10th क्लास में तुमने देखा होगा कि भाई पीएच होता है, कोई एसिडिक होता है तो उसका पीएच लेस देन 7 होता है, तो क्यों होता है, वाई इट इज सो, है ना। तो वो सारी चीज़ें हमको इक्विलिब्रियम में देखने को मिलेंगी। फिर जब हम 12th क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री को देखते हैं तो 12th क्लास में सॉलिड स्टेट आता है, सॉल्यूशंस आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है, केमिकल काइनेटिक्स आता है। ये कुछ मेजर 5 चैप्टर हैं, जो 4-5 चैप्टर है। सरफेस केमिस्ट्री आता है, ये फिजिकल केमिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर, और सबका नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड नॉट इवन फॉर नीट बट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिस्ट्री ऑल्सो। फिर बाद में जैसे ये पार्ट फिजिकल का खत्म होता है, फिर इनऑर्गेनिक शुरू होती है। इनऑर्गेनिक के भी हम लोग जो बेसिक फंडामेंटल है वो 5 चैप्टर में मैंने तुमको बताए थे, जैसा कि सर ने भी बताया था कि पीरियोडिसिटी या जो बॉन्डिंग है, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी मतलब स्ट्रीम की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जब हम बात कर देंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ब्लॉक केमिस्ट्री है उसमें क्या क्या ट्रेंड्स हैं, क्या क्या एक्सेप्शंस उसमें आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमको ब्लॉक केमिस्ट्री में देखने को मिलती है। एक एक करके सारे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है वहाँ पर। तो ये ब्लॉक क्या होते हैं, एस क्या होता है, पी क्या होता है, डी एंड एफ क्या होता है, अभी शायद इनिशियल लेवल पर तुम्हारे लिए ये थोड़ी सी मतलब एलियन चीज होगी, लेकिन उसको कैसे जमीन पर लेकर के आना है, कैसे पृथ्वी पर लेकर के आना है, वो बायोमेंटस का काम है, वो सर का और हमारा काम रहेगा, जो जिससे तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो पाए। तो उसमें क्या क्या ट्रेंड्स आएंगे, क्या क्या एक्सेप्शंस आएंगे, एक्सेप्शंस के पीछे रीजंस क्या होंगे, वो सारी चीजें हम लोग इनऑर्गेनिक में कवर करेंगे। और ऑर्गेनिक में फिर एक चैप्टर आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या जो 11th क्लास में एक चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, तो वो कवर करता है ABCD ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, यानी कि बिल्कुल फंडामेंटली कैसे हमको ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म को समझना है, रिएक्शन मैकेनिज्म को समझना है, इंटरमीडिएट्स कौन कौन से होंगे, ये सारी चीजें हम लोग GOC में कवर करते हैं, सम बेसिक प्रिंसिपल्स में कवर करते हैं। उसके बाद फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हाइड्रोकार्बन आता है, फिर 12th क्लास में ऑर्गेनिक इसी में कंटिन्यू होती है, हेलो अल्कीन्स, हेलो एरीन्स आते हैं, फिर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर आता है, अल्डिहाइड, कीटोन का, ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो धीरे धीरे ग्रेजुअल हम हर एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग के लिए डेप्थ में जाएंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, कैसे वो प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसमें स्मेल का रीज़न क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट किसी का कम किसी का ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से हम लोग इस पूरे 2 साल में जो है कवर करने वाले हैं। 11th में तुम लोग आए हो तो तुम लोगों की एक प्री अजम्पशन रहेगा कि केमिस्ट्री तुम लोगों ने सीनियर से सुना होगा कि भाई ये थोड़ा सा ऑड सब्जेक्ट रह जाता है और हमको थोड़ा सा रिपेल करता है। उसकी वजह ये होती है कि
कहीं ना कहीं वो जो शुरुआत के जो चैप्टर्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बहुत असर करते हैं। तो तुम्हें पॉजिटिव रहना है उन 5 चैप्टर्स के दौरान, और बिलीव करना है कि ये 5 चैप्टर अगर हम लोगों ने बायोमेंटर्स के साथ मिलकर के कर लिए हैं तो इसका मतलब हमारा काम जो है आसान रहने वाला है आगे जाकर के। तो ये चीज़ है। और ऑर्गेनिक में और क्या क्या बेहतर हो सकता है उसके बारे में सर हमको लाइट अप करेंगे। सर देखो, ओवरऑल केमिस्ट्री अगर सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा जाए तो बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन क्या है, लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि ये रटने का सब्जेक्ट है। लेकिन देखिए, फॉर्मूले सब सब्जेक्ट में रटने पड़ते हैं। अगर मैं कहूं कि मैथ्स में फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो सवाल कैसे बनाओगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। फिजिक्स में फॉर्मूले याद नहीं है तो आप क्वेश्चन कैसे बनाओगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि कुछ चीजें हम समझते हैं, कुछ फॉर्मूले जो हैं वो हमें याद करने पड़ते हैं। चीजों को जब हम बार बार रिकॉल करते हैं, सबसे बेस्ट मेथड है रिकॉलिंग। तो चीजों को जब आप बार बार रिकॉल करते हो, बार बार रिवाइज करते हो, जैसे देखिए पहले दिन मान लीजिए मैंने आपको 2 पेज पढ़ाया, सर ने आपको 2 पेज पढ़ाया और उसको आपने रिवाइज कर लिया। अगले दिन मान लो हमने 2 पेज और एड ऑन करे पढ़ाने में, तो आपको ये करना है कि वो 2 पेज आज का और 2 पेज पिछला वाला, 4 पेज आपको रिकॉल करना है। और अगर ऐसा ही करते चले गए आप पूरे साल भर, तो एक दिन ऐसा होगा कि 2 घंटे में, 1.5 घंटे में आप पूरी केमिस्ट्री की सभी चीजें रिकॉल कर पाओगे। आज वो असंभव लग रहा है, लेकिन ऐसा ही होता है। तो देखिए, ये ध्यान रखिए कि आप उस कंपटीशन को देने जा रहे हैं जिसमें 20 लाख से ऊपर बच्चा अपीयर हो रहा है, और कुल गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस की मिलाकर के 1,02,000 सीटें हैं एमबीबीएस की। मतलब 20 लाख में से आपको कहीं ना कहीं सबकी इच्छा यही रहती है कि 50,000 के अंदर रैंक लानी है, तब तो गवर्नमेंट सीट आपको मिलेगी। और अगर 1 नंबर भी पीछे गए आप गवर्नमेंट सीट से, तो आपको करोड़ों रुपए फीस देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मतलब 1 नंबर की वैल्यू करोड़ों रुपए में है। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि किसी भी टीचर का जो शब्द होता है, एक एक शब्द, वो करोड़ों रुपए का होता है। करोड़ों करोड़ों रुपए उसकी कीमत है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी गलत हुआ तो आपको करोड़ों रुपए भरने पड़ेंगे, अगर बाउंड्री लाइन से आपने एक भी क्वेश्चन गलत किया तो इसलिए सब्जेक्ट का जो सिंसियोरिटी मैटर है और आपके जो टारगेट का सिंसियोरिटी मैटर है, वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए, हर व्यक्ति ये कोशिश करता है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे से, जो अच्छे टीचर हैं, जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, वो हमेशा ये कोशिश करते हैं, वो हमेशा अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, उनके भविष्य के लिए काम करते हैं, और वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई भी बच्चा सिलेक्ट ना हो। हम तो हमेशा ये चाहेंगे क्योंकि हमारे सारे बच्चे सेलेक्ट हो, क्योंकि वही हमारे जीवन का रिवार्ड है। पैसा तो आता है, खर्च हो जाता है, लेकिन जो रिवार्ड है वो है आपका सक्सेस। और किसी बच्चे का सक्सेस वो इंडिविजुअल बात नहीं है। हर बच्चे का अपना परिवार है, उसके माता पिता हैं, उसके भाई बहन हैं, और आगे आने पर उसका परिवार और आगे बढ़ेगा। तो हर बच्चे की सफलता ऑन एवरेज 10-12 लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। तो एक बड़ा काम होता है ये, और एक इंडिविजुअल का सक्सेस नहीं, ये पूरे परिवार की सफलता है, और आपके परिवार की सफलता से ही धीरे धीरे देश की सफलता होती है। तो ये बड़ा काम है, इसको बड़े लेवल पर देखना है, शॉर्ट चीजें नहीं देखनी है। देखिए, इंटरस्टेनियसली एंजॉय करने में सबको बहुत आनंद आता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं तो बायोमेंटर्स एक बेस्ट ऑनेस्ट टीचर्स की टीम है, बेस्ट ऑनेस्ट इंजॉयर्स की टीम मैं इसको नहीं कहूंगा। हम आपको कोई इंजॉयमेंट नहीं कराने वाले हैं, थोड़ा बहुत आपको मार्गदर्शन जरूर करेंगे। कुछ चीजें आपको जहां पे कमी महसूस होती है जीवन में कभी कभी, तो वहां पर मोटिवेशन थोड़ा जरूरी है, तो उस पर तो हम लोग बात करेंगे। उसके लिए हम लोग अपने आप को भी थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे, क्योंकि नॉर्मली टीचर की आदत होती है वो आएगा क्लास में और पढ़ाएगा और चले जाएगा, लेकिन उसके लिए भी हम काम करेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि लाइफ में जो
लाइफ में रूल्स जो होते हैं वो आप बदल सकते हो, कुछ नियम बदले जा सकते हैं, लेकिन जो सिद्धांत होते हैं ना वो कभी नहीं बदलते। प्रिंसिपल्स नेवर चेंज। जैसे सूरज रोज सुबह उगेगा तो वो रोज सुबह उगेगा ही उगेगा, भले ही बादलों ने उसको ढक के रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको उगना ही है। तो उसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो हार्ड वर्क होता है, जो जीवन में ऑनेस्टी होती है, ईमानदारी होती है, हार्ड वर्क होता है, वही आपको सफलता की तरफ लेके जाता है। छोटी छोटी इंटरस्टेनियस चीजें आप जो लोग आपका मनोरंजन करते हैं, क्योंकि अब ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है ऑनलाइन एजुकेशन, तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि मई में आपको एग्जाम भी देना पड़ता है और वहां पर सेलेक्ट होने के बाद ही आपकी सारी बात साबित होती है। अगर आप सेलेक्ट नहीं हुआ, आपने साल भर बहुत इंजॉय किया है, कोई आपको नहीं पूछने वाला है, ये ध्यान रखना है। तो जो सक्सेस के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं वो पहले भी वही थे, आदि समय में भी वही थे, आज भी वही है और कल भी वही रहेंगे। वो बदलने वाले नहीं है, वो किसी के लिए चेंज नहीं होते हैं। और एक मिडिल क्लास फैमिली, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा अगर डॉक्टर बनने का सपना देखता है तो ये ध्यान रखना है कि आपको अपने सपने पर विश्वास रखना है और निरंतर काम करते रहना है। इधर उधर आपको गर्दन घुमाने की फुर्सत नहीं है। इतने साल हो गए हम लोगों को काम करते करते, फिर भी पूरे 12 महीने लगातार हम लोग काम करते हैं और रोज नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं। कभी कभी तो मन ऐसा करता है कि यार पढ़ाई ही क्यों की, अगर पढ़ाई नहीं की होती तो अच्छा रहता, कम से कम पढ़ाना तो नहीं पड़ता। फिर इतने सारे बच्चों का रिजल्ट देखते हैं, इतने सारे बच्चों को खुश होते हुए देखते हैं। जैसे किसी भी मेडिकल कॉलेज में गए, किसी भी शहर में गए तो 2-4 बच्चे ऐसे मिल जाते हैं, सर कैसे हैं आप यहाँ कैसे आए, तो बड़ा अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। तो उसी से हमें ऊर्जा मिलती है। मतलब हमारे एनर्जी का सोर्स भी आप ही लोग हैं। आप लोगों से एनर्जी लेकर के ही हम इतना काम कर पाते हैं, नहीं तो ये संभव नहीं है। तो आप लोगों को भी ये बात ध्यान रखना है। मैंने आपसे कहा कि बेस्ट फैकल्टी टीम, बेस्ट ऑनेस्ट टीचर्स के साथ आपका एसोसिएशन होने वाला है। विश्वास रखना है, धीरे धीरे चीजों को सीखना है। मैं मान सकता हूं कई बार ऐसा लगता है चीजें समझ में नहीं आ रही तो उसको फिर से दोबारा सीखना है। हम ध्यान से, बहुत बेसिक से, बहुत जीरो से पढ़ाएंगे। हर बार ऐसा ही करते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं समझ में नहीं आ रहा, एटम से नीचे कहां से जाएं, एटम से ही तो शुरू करेंगे ना। केमिस्ट्री तो एटम से ही शुरू होगी, उससे एटम से भी अंदर कहां जाओगे, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो ये तो सभी लोग बताएंगे ना भाई। तो चीजों को सीखना है, उससे इरिटेट नहीं होना है। जब 2-4 दिन 5 दिन के बाद चीजें आपको लिंक होने लगेगी चीजें दिमाग में, तो बहुत अच्छा सुकून महसूस होगा कि चलो सब्जेक्ट तैयार होते चल रहा है। और 2 साल हो या 1 साल का समय हो, मैंने आपको कहा 11th का बच्चा 2 साल उसको मिल रहा है, लेकिन 12th के बच्चे को तो 1 ही साल मिल रहा है। फिर भी वो अगर ऑनेस्टली चाहता है तो ये बहुत सफिशिएंट टाइम एरिया है। और इवन आप नीट की ही बात नहीं, आप बोर्ड एग्जाम्स में भी, अपने लोकल स्कूल के एग्जाम्स में भी बहुत अच्छा करेंगे। हो सकता है कोई चैप्टर आगे पीछे चल रहा हो तो वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है स्कूल के हिसाब से, लेकिन जो टॉपिक हो गए हैं, जो चैप्टर्स हो गए रहेंगे, उसमें आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। चाहे वो 11th का एग्जाम हो, चाहे वो 12th का एग्जाम हो, चाहे वो आपका नीट का एग्जाम हो। फॉर एग्जाम्पल नीट के एग्जाम में आप बायोमेट्रिक्स का सिलेक्शन देख सकते हैं। पिछले सालों में, पिछले 4-5 सालों से लगातार हमने कम से कम 15 से 20 स्टूडेंट ऐसा निकाला है जिनका 180 आउट ऑफ 180 रहा है केमिस्ट्री में, और बायोलॉजी और फिजिक्स में भी बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। और सभी सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, सब अपने आप में बेस्ट है। लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे सोचते हैं, कैसे हमारे साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि बहुत टफ ट्रेनिंग होने वाली है आपकी। यह ध्यान रखना है आपको कि बहुत टफ ट्रेनिंग होने वाली है। किसी तरह का कोई ऐसा ढील नहीं होगा कि आज क्लास हो गई फिर 3 दिन क्लास नहीं है, इस तरह का कोई काम नहीं होता है। रोज के लेक्चर्स, रोज का डीपीएस और वीकली जो टेस्ट है, वो सब एकदम पूरे साल
ऑन टाइम होंगे। इस तरह की कोई ढील किसी भी सब्जेक्ट में नहीं दी जाती है बायोमेंटस में। तो सिंसियरिटी से तो मैं यही कहूं कि जिनको पढ़ना है उन्हीं को आना चाहिए, क्योंकि जिनको नहीं पढ़ना है, जिनको मनोरंजन की इच्छा है, उनके लिए बायोमेंटस किसी काम का इंस्टीट्यूट नहीं है। तो जिनको बहुत ईमानदारी के साथ अपने सिलेक्शन के बारे में सोचना है कि नहीं हमें तो सेलेक्ट होना ही है, तो फिर आना है, क्योंकि तभी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। जब आप अपनी मदद करने के लिए तैयार होंगे तभी तो आपकी दूसरा कोई व्यक्ति मदद कर पाएगा ना। तो ऐसे आपको सोचना है इस चीज को कि हमारी मदद करने के लिए सर लोग तैयार हैं। सब्जेक्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए सर लोग तैयार हैं। अब हमें उनके साथ काम करना है। तो विश्वास के साथ आइए और गर्व के साथ जाइए, यही मैं कहूंगा। अब चिन्मय सर कुछ और बातें करना चाहते हैं तो वो भी करेंगे, फिर हम लोग थोड़ी सी और बात मैं आपके साथ करूंगा और फिर इसको समाप्त करेंगे। हाँ, थैंक यू सर। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जैसा सर ने बहुत सारी चीज़ें अभी बहुत इंपॉर्टेंट बोली हैं, जो खासकर जो बच्चे अभी 11th क्लास में एंटर हुए हैं, ये ध्यान रखना कि शुरुआत में तुम लोगों को लगेगा ज़रूर, बिल्कुल ये सब्जेक्ट है। और इनफैक्ट नॉट ओनली दिस सब्जेक्ट, बहुत सारे दूसरे भी ऐसे सब्जेक्ट मिलेंगे जिसमें तुम्हें शुरुआत में तो ऐसा लगेगा कहाँ की कहाँ ले लिया मैंने ये सब्जेक्ट। लेकिन बहुत ज़रूरी ये चीज़ भी समझना है कि जो लोग रिजल्ट ला रहे हैं, जो AIR 1 ला रहा है, चाहे वो किसी भी टॉप MBBS कॉलेज में एंटर हो रहा है, वो भी इसी दौर से गुजरा है। तो यहाँ पर ये नहीं समझना है हमको कि ये हमारे साथ या ये सबके साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये चीज़ जो है सभी के साथ होती है, लेकिन द डिफरेंस इज कि वो लोग इस चीज़ को फेस करते हैं। वो लोग इस चीज़ में रह नहीं जाते हैं, उस शेल में नहीं रह जाते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। सबसे हो पाता है, बस वो साइकोलॉजिकली तुम लोगों को हिट कर जाती है वो चीज़ कि हम जो है वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो आगे बढ़ते हैं उसी थॉट के साथ, ये नहीं कि बस वहाँ पर अरे यार नहीं हो पा रहा मेरा तो नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। सब लोगों के साथ ये टाइम आता है, सब लोगों के पूरे जो 2 साल का फेस रहेगा, सबके जो भी प्रिपरेशन का फेस है उसमें डाउनफॉल आएंगे, अपफॉल आएंगे। कभी अच्छा लगेगा, मज़ा आ रहा होगा, कभी अच्छा नहीं लग रहा होगा, कभी हम बीमार पड़ जाएंगे, कभी हमारे घर में कोई भगवान न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। बट ये जो 2-3 साल, 2-2.5 साल, 3 साल होने वाले हैं, ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ तुमको एकदम ध्यान रखनी है। यहाँ पर जैसा कि बायोमेंटस का एक क्या बोलते हैं लेगेसी चली आ रही है कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है वो इतनी टफ ट्रेनिंग होती है कि इसलिए इसको कमांडो ट्रेनिंग भी बोला गया है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से जो कमांडोज यहाँ पर अपनी मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं अपने किसी न किसी चीज़ के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, यहाँ पर भी तुम भी किसी न किसी चीज़ के लिए अचीव करने के लिए लगना है तुमको। यही ऑब्जेक्टिव के साथ यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर जो भी तुम्हें टास्क दिए जाएंगे, डेली टास्क, वो चीज़ें रहेंगी। तो तुम्हें उस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी ऐसा डाउन नहीं होना है हमको, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये बात ध्यान रखना कि जब शुरुआत हम बहुत अच्छी कर सकते हैं, शुरुआत हो जाती है लोगों की, ठीक है। जैसे आज ओरिएंटेशन हो रहा है तो ओरिएंटेशन के बाद तुम लोग कल से एकदम जोश से लग जाओगे, मज़ा आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है लेकिन सर ने बोला है करना है, तो एक मोटिवेटेड फील करोगे। लेकिन 1-1.5 हफ्ते बाद फिर तुम हो सकता है तुम्हें ऐसा लगे कि हम डाउन जा रहे हैं। तो अब ये रहना चाहिए कि अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग केवल शुरुआत ही ना करें, हमको उसमें कंसिस्टेंट भी रहना है। जैसे सर ने बोला था निरंतरता बहुत इंपॉर्टेंट है, तो निरंतर रहना है हमको। तो ये चीज़ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम मोटिवेशन से स्टार्ट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी से ही हम फाइनली चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को अगर हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो तुमने जो सोचा है कि हाँ मुझे नीट क्रैक करना है, तुमने जिस भी ऑब्जेक्टिव से ये सब्जेक्ट लिया है वो सब्जेक्ट बहुत रिस्पॉन्सिबल सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बस ले लिया है और हमको बस पास करना है, 11-12 जैसे तैसे पास हो जाए। बट इट इज़ क्वाइट अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल सब्जेक्ट, जिसको आगे जाकर के जो भी तुम करियर यहाँ पर चूज करने वाले हो, डॉक्टर बनना है तो वो भी एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब रहेगा तुम्हारा, ठीक है। सो ये जो फ्यूचर होने वाला है, जो तुम लोग
मतलब पूरा जो इंडिया है, जो पूरा जो कंट्री है, जो पूरा वर्ल्ड है, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, हम लोग हैं, वो सब तुम लोगों की जनरेशन को देख रहे हैं कि तुम लोग आगे जाकर के बढ़ोगे और तुम लोग कुछ अच्छा करोगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबसे पहले तो समझें और उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है वो चीज़ करना है, रुकना नहीं है। बीच में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें आएंगी लेकिन उसमें कभी रुक मत जाना, बस ये मेरा कहना है, ठीक है। बैकलॉग्स लग सकते हैं कभी किसी कारणवश, लेकिन मेक श्योर करना है कि वो बैकलॉग्स जल्द से जल्द कवर हो जाए, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पर बहुत टफ हो जाएगा तुम लोगों के लिए कवर करना। हम लोगों की जितने भी अभी तक बायोमेंटर्स यहाँ पर जितने भी साल अभी तक सर्व किए हैं, उसने हर बार अपना सारा सिलेबस कंप्लीट किया है। सारे जो भी बैचेस हैं उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की ज़रूरत है तो वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। बेसिक क्लियर करना है तो बेसिक के लिए यहाँ पर टाइमली लाइव सेशंस भी होते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जो टेस्ट का पैटर्न है, टेस्ट का पैटर्न भी अगर तुम देखो तो वो अकेला भी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत यूनिक चीज़ है और वो अपने आप में मेक श्योर करता है कि तुम लोगों का प्रॉपर रिवीजन हो सके। जैसा हम पहले हफ्ते ऑनलाइन टेस्ट हुआ या कोई भी सभी टेस्ट हुआ, नेक्स्ट वीक सेम सिलेबस जो पिछला आया है वो तो होगा ही होगा, लेकिन बाद में जैसे सर ने कहा था कि हमको क्यूमुलेटिव फॉर्म में जो है वो रिवीजन करना है, वही ऑनलाइन टेस्ट भी वहाँ पर वो मेक श्योर करवाता है, क्योंकि हर बार जो ऑनलाइन टेस्ट होना है उसमें प्रीवियस सिलेबस भी आएगा। ऐसा नहीं है कि जो इस हफ्ते टेस्ट हो रहा है उसमें सिर्फ इसी हफ्ते का आएगा, उसमें पूरे साल का एक्यूमुलेटेड सिलेबस आता जाएगा। तो दैट मेक श्योर्स कि तुम्हारा रिवीजन प्रॉपर होता जाए, और इससे अच्छी और इससे खूबसूरत चीज़ तो हो ही नहीं सकती है। बस ये है कि तुम लोगों को जो है कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। तो ये बस मेरा लास्ट बात थी कि कंसिस्टेंसी इज द की, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। सर प्लीज कंक्लूड। तो ठीक है, अब हम लोगों ने आपसे बातचीत की, आपको समझाया और आपको ये बताया, तो आपको ये ध्यान रखना है अंदर आने के बाद न डिप्रेशन, न टेंशन, न तनाव, न किसी चीज के बारे में सोचना है। हर परिस्थितियों को हरा करके आगे आना है, हर परिस्थिति में आपको जीतना ही है और यही जीवन का फलसफा भी है। हम लोग, जैसे मैं अपनी बात करूं तो बहुत गरीबी, बहुत छोटे परिवार से आने के बाद भी हमने संघर्ष कर करके इतना अपने आप को आगे लाया। कभी नेगेटिव दिमाग में आया ही नहीं किसी चीज के लिए, और जो चीज करना चाहा वो अपनी लाइफ में करने की कोशिश की और उस पे ईश्वर ने सफलता भी दी, क्योंकि सफलता इंसान के हाथ में नहीं होती है, वो ईश्वर के हाथ में होती है। तो अगर हम हर परिस्थिति में, चाहे हम गरीब हैं, चाहे हम अमीर हैं, चाहे हम मिडिल क्लास में आते हैं, अगर हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं तो ईश्वर आपको सफलता देगा, उससे आप वंचित नहीं रहेंगे। बहुत सारी चीजें हम आउट ऑफ टर्न भी लेते हैं अगर हम अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, और कुछ चीज हमारी किस्मत में नहीं लिखी है तो वो भी हमें मिलती है, लेकिन हमें लेना पड़ती है, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। तो बेस्ट टीम के साथ आप लोगों का एसोसिएशन हो रहा है, इंडिया की बेस्ट टीम, बेस्ट टीचिंग टीम मैं हमेशा इसलिए कहता हूं क्योंकि हम लोग पढ़ा ही सकते हैं, वो बेस्ट टीचिंग टीम के साथ आपका एसोसिएशन है। और सभी को वो पंचलाइन बायोमेंटर्स की याद ही है, बायोमेंटर्स है तो भरोसा है और हर संकट का हल होगा। अगर आप बायोमेंटर्स में हैं तो कोई भी संकट आपको आने वाला नहीं है, और जो भी आएगा उसका हल होगा और आप सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। कुछ प्रिंसिपल्स पर मैं बात करता हूं, जो उसे आप चाहो तो लिख भी सकते हो, लिख करके घर में आप टांग भी लो ताकि आपको ध्यान रहे और आप सेल्फ रोज मोटिवेटेड रहो। क्योंकि देखो, मैंने कहा सिद्धांत बदले नहीं जा सकते हैं, वो कांस्टेंट ही रहेंगे। तो एक पुरानी कथा है, उसके बारे में कुछ शब्द मैं आपसे कहूंगा और उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। अगर आपके पास, वैसे तो आजकल सब चीजें YouTube पर मौजूद है, आप देख देख के उसको लिख लीजिए और आप अपने सामने लगा लीजिए। आपको हमेशा सिद्धांत ध्यान रहेगा कि बिना इसके तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो चलो सुनाता हूं मैं आपको, बहुत पसंद है मुझे ये बात। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, मतलब लोहे को जितना तपाओगे उसके फाइबर्स उतने पास पास आ जाएंगे और उतनी ही ज्यादा मजबूती उसमें आ जाएगी। तो लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। सोने को जितना तपाओगे वो उतना ही पीला होगा।
मतलब समझ रहे हो ना बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसी तरह से अपने आप को भी तपाना पड़ेगा 2 साल। तो सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे उतना ही खूब चमकता है। हीरा जो है पत्थर की तरह रहता है, अगर देखोगे ना कभी मिल जाएगा तो फेंक दोगे, पहचान थोड़ी पाओगे, एकदम पत्थर की तरह रहता है। लेकिन जितनी उसको धार लगाई जाती है, जितना उसको काटा जाता है, मतलब कष्ट दिया जाता है, उतना ही प्रखर वो निखरता है ना। तो हीरे पर जितनी धार लगे उतना ही खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। मिट्टी के बर्तन को जब पकाया जाता है, जब कुम्हार उसको बनाता है, कच्चे मिट्टी पर तो एक हाथ मार दोगे तो वो फूट जाएगा, लेकिन उसको आग में रख के सेका जाता है, और जब वो पकने के बाद तैयार एकदम रेडी हो जाता है, तब उस पे अच्छी धुन निकलती है। मतलब सब चीजें ध्यान रखनी है, तब अच्छी धुन निकलती है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। तो ये लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं, और ये कभी चेंज, कभी परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। आप कोई शॉर्टकट नहीं मार सकते हो, सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। कोई काम कोई आधे घंटे में कर लेता है, कोई उसको 1 घंटे में करेगा, कोई उसको 2 घंटे में करेगा। तो जब विश्वास है और आप बायोमेंटर्स के साथ हैं तो सब कुछ हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन लगे रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और हम सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे तो सफलता कहीं नहीं जाएगी, वो हमारे पास जरूर आएगी। ओके, तो अब बात करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में कुछ 10th के से रिलेटेड, कुछ 11th से रिलेटेड सिंपल टॉपिक्स पर, क्योंकि 3-4 दिन हमारे पास अभी है। उसके बाद तब मेन लेक्चर्स पे बात करेंगे, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके एक दिन जरूर सफल होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।